नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल और देश भर में आक्रोश का माहौल है। छात्र संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग को लेकर नबन्ना मार्च किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी नबन्ना मार्च को लेकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। अलग अलग जगहों से छात्र संगठनों का मार्च शुरू हुआ। नबन्ना मार्च को नाकाम बनाने के लिए बंगाल पुलिस ने किलेबंदी की थी। कोलकाता की सड़कों पर पुलिस ने 19 जगह बैरिकेडिंग की थी। कंटेनर, कंक्रीट और लोहे के अस्थायी अवरोध रास्ते में लगाए गए थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारी छात्रों का सैलाब नहीं रुका तो पुलिस ने क्रूर रूप लेते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग करते हुए लाठियां बरसाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कोलकाता से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें हर उस व्यक्ति को गुस्सा दिलाती हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देता है। दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद करना तो सम्मान की बात है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलना अपराध है। कोलकाता में नबन्ना अभियान को लेकर तनाव की स्थिति है। छात्रों पर बंगाल पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 12 घंटे बांग्ला बंद का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जनता से हड़ताल में शामिल होने की अपील की। छात्रों पर बर्बरता पर चौतरफा घिरी राज्य पुलिस प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे में छात्रों का प्रदर्शन करना कानून के मुताबिक नहीं है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को विरोध प्रदर्शन को वैध या अवैध कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी सरकार को असली तानाशाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है और इसके लिए ममता बनर्जी पहले अपने पद से तत्काल इस्तीफा दें। भाजपा ने छात्रों के प्रदर्शन को संवैधानिक हक बताया है। लखनऊ के जीपीओ पर स्थित गांधी प्रतिमा पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी और बंगाल सरकार का पुतला फूंका। भाजपा नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव ने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। कर्नाटक में वाल्मीकि घोटाला और मूडा घोटाले के बाद अब राज्य सरकार पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है और इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को फायदा पहुंचने की बात कही जा रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के एक ट्रस्ट को कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में दी गई है। भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे और मंत्री प्रियंक खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इस्तीफे की मांग की गई है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि हम पिछले कुछ महीनों से इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक सरकार में उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राहुल खड़गे द्वारा संचालित ट्रस्ट को एरोस्पेस पार्क में नियमों के मुताबिक भूमि का आवंटन किया गया है। इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। नई दिल्ली में 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ब्राजील के संबंध गहरे और विविधतापूर्ण हुए हैं, जो रक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, व्यापार, निवेश, तेल, प्राकृतिक गैस और लोगों के आपसी संबंधों के व्यापक क्षेत्र में तब्दील हुए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केरल मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में वायनाड के पुनर्वास पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा मांगे गए एक अतिरिक्त विस्तृत ज्ञापन को भी प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2 सितंबर से शुरू होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि 2 सितंबर से 15 सितंबर तक सदस्यता अभियान का पहला चरण चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि इस अभियान में मौजूदा सदस्यों को भी फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 सितंबर को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। पहले चरण में जो कमियां रह जाएंगी उसे दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। 31 अगस्त को देश के सभी बूथ पर सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में 29 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीजेपी 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उमर अब्दुल्ला गांदेरबल से और तनवीर सादिक जदीबल से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। भारी बारिश के कारण करीब 7 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में 29 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। गुजरात के कई भागों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सौराष्ट्र और कच्छ में इलाकों में प्रशासन सतर्क है। विश्वामित्री, अंबिका, आजी, पूर्णा समेत 15 नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के कारण गुजरात के समुद्री तट से दूर न जाएं। राज्य में 30 अगस्त तक मौसम के लिए रेड अलर्ट है। बचाव एवं राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। पश्चिम रेलवे अपनी ट्रेनें निर्धारित समय से चला रहा है, लेकिन ट्रेनों की आवाजाही में देरी हो रही है। सौराष्ट्र से कई हिस्सों में बारिश के पानी में डूबे होने के कारण बसों का संचालन भी विपरीत असर पड़ा है। गुजरात में भारी बारिश की आपदा और राहत एवं बचाव कार्य आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में सेना की 6 टुकड़ियां आवंटित की हैं। सेना की इस टुकड़ी को देवभूमि, द्वारका, आणंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट के बारिश प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की सहायता के लिए तैनात किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के साथ राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। गुजरात में भारी बारिश का तांडव जारी है। सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के कारण एक पुल ढह गया और कुछ गाड़ियों के गिरने की इसमें जानकारी है। ये पुल सुरेंद्रनगर को चूड़ा से जोड़ता है। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 स्थित वैष्णवी पार्क का उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। 10 एकड़ में फैले इस पार्क को 5.5 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकसित किया है। उद्घाटन के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि पार्क बनाने से ज़्यादा इसके मेंटेनेंस करना इसकी बड़ी चुनौती है और इसे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में कुछ अराजक तत्वों द्वारा संभल में लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संभल के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अराजक तत्व लोगों से 5 लाख रुपए में पेपर लीक का दावा कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए कहा कि वे 30 सितंबर को भाजपा में शामिल हों। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन ने बीजेपी में होने का फैसला जगजाहिर किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थिति अलग है। जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए मैंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी सहित कई नेताओं ने दिल्ली स्थित कापसहेड़ा के एमसीडी स्कूल का जायजा लिया। वहां की दयनीय स्थिति को देखकर बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा एमसीडी चुनाव जीतने के बाद भी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। अरविंद केजरीवाल सरकार के विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल को ये उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में सपा नेता गैंगस्टर रजा मोहम्मद की फतेहपुर जनपद में बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 21 अप्रैल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध इमारत को गिराने का निर्देश दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आयकर के विभिन्न करदाताओं से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में प्रधान आयकर आयुक्त पटना और धनबाद और 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को पटना और धनबाद में तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान बरामद हुए। सभी आरोपियों को 28 अगस्त को पटना स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किरण चौधरी निर्विरोध सांसद बन गई। चुनाव में अकेली उम्मीदवार होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया। किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन के लिए अनुरक्षण नीति 2024 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। राजस्थान के जयपुर स्थित गोविंद देवजी मंदिर से कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ठाकुर जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने झारखंड के चांडिल जलाशय में लापता सेस्ना 152 ट्रेनर विमान के मलबे को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। 5 दिनों तक चले इस अभियान में पूर्वी नौसेना कमान के 20 सदस्यीय गोताखोरी और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण टीम ने खराब मौसम के बावजूद मलबे को ढूंढने में सफलता पाई। उत्तर प्रदेश के भगवतीपुर गांव में 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटक कर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फर्रुखाबाद के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि पुलिस को इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की जांच जारी है। आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड भरने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत दिया है। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ईडी ने विजय नायर की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुख के बीच कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन स्थानीय शेयर मार्केट हरे निशान के साथ बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स में तेजी दर्ज की गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 13 अंक के मामूली बढ़त के साथ 81,711 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को पूरे दिन की खरीद और बिक्री के बाद निफ्टी में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। निफ्टी 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 25,017 के अंक पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन राजधानी में सोने का भाव 550 रुपए की तेजी के साथ 74,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के बीच चल रहा विलय का विवाद खत्म हो गया है। दोनों कंपनियों ने सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी में एक दूसरे के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने पर सहमति जताई है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि उन्होंने सभी प्लेटफॉर्म में शुरू की गई सभी कानूनी कार्रवाई को वापस लेने पर आपसी सहमति जताई है। इस समझौते के बाद दोनों कंपनियां एनसीएलटी के सभी कंपोजिट स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट को भी वापस ले लेंगी और रेगुलेटर को इसके बारे में सूचित करेंगी। इस साल जनवरी में सोनी ने जी एंटरटेनमेंट की ओर से कुछ समापन शर्तों को पूरा करने में नाकामी का हवाला देते हुए
जी एंटरटेनमेंट के साथ $10 बिलियन के मर्जर के पीछे अपना हाथ हटा लिया था। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के भारतीय मूल के केविन पारेख को कंपनी का मुख्य नया वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया गया है। पारेख 1 जनवरी 2025 से कंपनी में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर को इनकम टैक्स विभाग की ओर से 962.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी को यह नोटिस टैक्स कानूनों के मुताबिक टीडीएस के नॉन डिडक्शन पर लगाया गया है। एयर इंडिया ने अपनी ग्राहक सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी आईवीआर प्रणाली में मौजूदा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 नई क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने का फैसला किया है। प्रमुख वाणिज्यिक और यात्री वाहन कंपनियां त्योहारों से पहले पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के बदले नए वाहन खरीदने पर 1.5 से 3% तक छूट देंगे। अदानी पावर ने यूएई में अबू धाबी में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अदानी पावर मिडिल ईस्ट लिमिटेड की शुरुआत की है। सब्सिडियरी फर्म को एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया है। फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई ने पैकेजिंग में A1 और A2 प्रकार के दूध और दुग्ध उत्पादों के दावों को हटाने की सलाह वापस ले ली है। कनाडा ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इससे पहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने 100% ड्यूटी इंपोर्ट करने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंचे बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा का ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्रिटिश सत्ता में आने के बाद स्टारमर की सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ ये पहली आधिकारिक मुलाकात है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के शरणार्थी शिविरों में मंकी पॉक्स फैलने को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसियों ने यहां रह रहे लोगों की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार कॉन्गो में इन शिविरों में मंकी पॉक्स के 42 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। संक्रमित पाए गए सभी लोग शिविर में अन्य लोगों के साथ बिना किसी झिझक के रह रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल कॉन्गो में मंकी पॉक्स के 18,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मंकी पॉक्स के कारण 615 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के खान यूनुस में इजरायली सेना की ओर से की गई कार्रवाई में 6 लोगों की मौत हो गई। कई घर बुरी तरह नष्ट हो गए। जापान की ओर से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन करने के आरोपों के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा इरादा किसी भी देश पर आक्रमण करने का नहीं है। सोमवार को जापान ने चीन पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा था कि चीनी विमान Y9 ने 2 मिनट तक जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। विमान का मुख्य उद्देश्य जापान की जासूसी करना था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। भारत के जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी ने बताया कि जय शाह को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है। जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। जय शाह फिलहाल बीसीसीआई के सचिव हैं। अब बीसीसीआई के सचिव पद के लिए नए पदाधिकारी की तलाश कर दी होगी। आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अक्टूबर को होगी। महिला T20 विश्व कप के सभी मुकाबले दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ 6 अक्टूबर को भिड़ेगा। महिला T20 विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश
और स्कॉटलैंड की टीम शामिल है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी। स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय दल में शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमाइमा रोड्रिक्स, ऋचा घोष, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन, हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव और संजना संजीवन शामिल हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल को भी फिटनेस के मानदंड पूरा करने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया है। भारत को प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की है। उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में पुरुष और महिला क्रिकेटरों को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले युवा पहलवान अमन सहरावत का झज्जर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही अमन झज्जर पहुंचे, उनका पगड़ी, फूल और नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। अमन ने कहा कि देशवासियों का प्यार उन्हें ताकत दे रहा है। 2028 के ओलंपिक खेलों में उनकी कोशिश गोल्ड मेडल जीतने की होगी। अमन ने युवा पहलवानों को संदेश दिया कि अगर आप अपना 100% देंगे तो परिणाम अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में डूरन कप के फाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शिलांग लाजोंग को 3-0 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ी खेलगांव पहुंच गए हैं। बुधवार से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में 160 देशों के 4,400 अधिक एथलीट 22 खेलों में हिस्सा लेंगे। पेरिस में पहली बार पैरालंपिक का आयोजन हो रहा है। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है। पहले 2 दौर के मैच में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। उन्हें अमेरिका के बेन शेल्टन ने हराया। डूरन कप 2024 के सेमीफाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। निर्धारित समय की समाप्ति पर मैच 2-2 की बराबरी पर रहा और इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में मोहन बगान सुपर जायंट्स ने बेंगलुरु एफसी को शिकस्त दी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में तेजी के बाद मोहनलाल के नेतृत्व वाली मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। आर माधवन और दिया मिर्जा अभिनीत फिल्म रहना है तेरे दिल में एक बार फिर से सिनेमाघरों पर दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म को 19 साल बाद 30 अगस्त को दोबारा रिलीज किया जाएगा। निर्देशक हंसल मेहता ने अपनी आगामी सीरीज गांधी की शूटिंग पूरी कर ली है। सोशल मीडिया पर क्रू मेंबर्स के साथ तस्वीरों को शेयर करते हुए हंसल मेहता ने इसकी जानकारी दी। फिल्म देवरा के निर्माताओं ने रिलीज से पहले शानदार पोस्टर को जारी किया है। पोस्टर में जूनियर एनटीआर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। नए पोस्टर के आने के बाद फिल्म में एनटीआर के डबल रोल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपने बेहतरीन गीतों से हिंदी संगीत उद्योग को एक नया मुकाम तक ले जाने वाले मशहूर गायक मुकेश की आज 48वीं पुण्यतिथि है। मुकेश के गाए गीत आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, दुनिया बनाने वाले आज भी लोगों की जुबां पर राज करते हैं। योद्धा के निर्माताओं ने फिल्म के 2 नए पोस्टर साझा करते हुए ट्रेलर की रिलीज के डेट से पर्दा हटा दिया है। सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर 29 अगस्त को जारी होगा। मलयालम फिल्मों के मशहूर निर्देशक एम मोहन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एम मोहन काफी समय से बीमार चल रहे थे। प्रैंक वीडियो से दर्शकों को गुदगुदाने वाले मशहूर तमिल अभिनेता बिजली रमेश का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बिजली रमेश काफी समय से लीवर से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म कूली की शूटिंग में व्यस्त हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रजनीकांत इस फिल्म में आमिर खान कैमियो कर सकते हैं।
तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।